लेसन 5 एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो इस लेसन में अपन एसिड बेस और साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। एसिड किस प्रकार के नेचर के होते हैं, उनका फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, वो सभी। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम एसिड। फर्स्ट टॉपिक जो आएगा वो क्या आएगा, एसिड। एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जो सोर सब्सटेंस होते हैं, है ना, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, उनको अपन एसिड कहते हैं। द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, है ना, जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, खट्टे स्वाद के होते हैं। और यहाँ सोर सब्सटेंस होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड। वो सभी एसिड कहलाते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल अपन देखें तो दही है, तो दही जो स्वाद में खट्टा होता है। लेमन जूस है ना, और इसके अलावा आंवला है, वो खट्टा होता है। इसके अलावा जो भी टमाटर है, हाँ ऑरेंज है, टमाटर है, ये सभी स्वाद में खट्टे होते हैं। और जो जो स्वाद में, हाँ ठीक है, नहीं बेकिंग सोडा तो बेस हो जाएगा। तो ये सभी जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन सभी को अपन क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। कुछ और जो सबसे स्वाद में खट्टे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नेचर जो होगा उनका वो एसिडिक नेचर का कहलाता है। एसिडिक नेचर, सब्सटेंस का नेचर क्या कहलाएगा, एसिडिक नेचर। मतलब जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं, और उनका नेचर कौन सा हो गया, एसिडिक नेचर का सब्सटेंस हो गया। एग्जाम्पल जो है आपको टेबल, उससे पहले आप ये पढ़ लें, बेस क्या होता है वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है वो आपका बेस। बेस क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। देखो स्वाद में जो खट्टे होते हैं वो होते हैं एसिड, और जो सब्सटेंस बिटर टेस्ट के होते हैं, द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद में कड़वे होते हैं। बिटर इन टेस्ट आर कॉल्ड बेस, उनको अपन बेस कहते हैं। तो स्वाद में जो कड़वे होते हैं वो बेस कहलाते हैं। और यहाँ पे जो नेचर आएगा वो कौन सा आएगा, बेसिक नेचर। जो सब्सटेंस स्वाद में कड़वे होते हैं उनका नेचर कौन सा होता है, बेसिक नेचर का होता है। और जिस स्वाद में खट्टे होते हैं उनका नेचर कौन सा होता है, एसिडिक नेचर का, और उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। और जो बेसिक नेचर के होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और वो बेस कहलाते हैं, है ना। तो ये आपके एसिड और बेस हैं, जो दोनों सब्सटेंस हो सकते हैं। टेबल 5.1 जो आपके कौन कौन से सब्सटेंस या बेस है, तो आपको ये देखना है कि वो स्वाद में खट्टे हैं या नहीं है। अगर स्वाद में खट्टे हैं तो एसिडिक है, और स्वाद में खट्टे नहीं है तो बेस, या जो स्वाद में कड़वे हैं तो वो बेस हो जाएगा। जैसे फर्स्ट दे रखा है लेमन जूस, है ना, तो लेमन जूस क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, तो ये कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस भी स्वाद में खट्टा होता है, तो ऑरेंज जूस भी कौन से नेचर का होगा, ये भी एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, विनेगर। विनेगर जो होता है वो भी स्वाद में खट्टा होता है, और इसका नेचर भी कौन सा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, फिर अगला कर्ड है। कर्ड भी स्वाद में खट्टा होता है, तो इसका नेचर भी कौन सा होगा, ये भी एसिडिक नेचर का होगा, मतलब सोर टेस्ट का होगा और एसिडिक नेचर का होगा। टेमेरिंड जो इमली होती है वो भी आपकी स्वाद में खट्टी होती है, और इसीलिए इसका नेचर भी क्या होगा, ये भी एसिडिक नेचर का होगा। इसके अलावा शुगर जो है स्वाद में स्वीट टेस्ट की होती है। शुगर जो होती है वो कौन से टेस्ट की होती है, स्वीट टेस्ट की होती है। तो ये ना तो एसिड, हाँ स्वीट टेस्ट की होती है शुगर। ठीक है, तो इसको अपन एसिड बेस और ये कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, कॉमन साल्ट। साल्ट जो होता है वो साल्टी नेचर का होता है,
तो ये एसिड और बेस कुछ नहीं है ना, ये साल्ट है, साल्ट ही रहेगा। और आपका आंवला है, आंवला स्वाद में खट्टा होता है तो कौन सा नेचर का है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा जो होता है वो बेकिंग सोडा स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, और इसीलिए ये कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, ग्रेप्स जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, अंगूर, और इसीलिए इसका नेचर कौन सा होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, फिर अनराइप मैंगो, जो मैंगोस होते हैं अनराइप, वो भी एसिडिक नेचर के होंगे। ये कौन सा नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो आपको आसपास की चीजों से ये पता चल जाएगा कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। अगर आप उन आसपास की चीजों में ये देखते हैं कि उनका स्वाद खट्टा आ रहा है तो वो सभी एसिडिक नेचर के हैं और उनके अंदर एसिड प्रेजेंट है। पर अगर उसका टेस्ट बिटर आ रहा है या कड़वा आ रहा है तो उसके अंदर बेस प्रेजेंट हो सकता है और उसका नेचर कौन सा हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। कुकुम्बर है जो ककड़ी होती है तो वो भी एसिडिक नेचर की होगी। तो इस प्रकार से ये दोनों नेचर अपने को समझ में आएगा कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। नेक्स्ट जो होता है इंडिकेटर्स, एसिड और बेस के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। उसको अगर आपको डिसाइड करना है तो आप किससे डिसाइड करेंगे, इंडिकेटर्स से। सर आप इसकी वीडियो बना के डाल देना, टीच मी। हाँ, ओके। नेक्स्ट जो है वो आपका इंडिकेटर, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो ये बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो उनको इंडिकेट करने वाले सब्सटेंस जो होते हैं उनको अपन इंडिकेटर कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी, द सब्सटेंस which are used to detect whether a substance is acidic or basic। कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए जिन सब्सटेंस को अपन यूज करते हैं उनको इंडिकेटर्स कहते हैं। और इंडिकेटर्स जो होगा वो सभी अपन जनरली नेचुरल इंडिकेटर्स आपके कोर्स में है तो आपको नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। सारे नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो आपको नेचर से ऑब्टेन होते हैं, है ना। नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं जो प्लांट और एनिमल से अपने को मिलते हैं, तो उन नेचुरल सब्सटेंस से जो इंडिकेटर मिलेंगे उनको अपन नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, वो नेचर से मिलते हैं, अपने को सिंथेटिकली बनाते नहीं है उनको, नेचर से आपको ऑब्टेन होते हैं और इसीलिए उनको नेचुरल इंडिकेटर अपन कहते हैं। ठीक है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में आपका फर्स्ट इंडिकेटर जो है वो है टर्मरिक है, लिटमस है, कैनारोस है, ये सभी कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो उसके अंदर से सबसे पहले जो इंडिकेटर आएगा वो आपका लिटमस इंडिकेटर है, फर्स्ट इंडिकेटर कौन सा है, लिटमस। देखो लिटमस जो होता है वो पेपर के रूप में भी आता है और सॉल्यूशन के रूप में भी आता है। तो जो सॉल्यूशन है जिसको अपन लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, एक लाइकेंस होता है, लाइकेंस एक पौधा होता है, उसकी लीव्स से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो आपका सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन कहलाता है। तो किस पौधे से मिलता है ये, लाइकेंस, लाइकेंस की लीव्स को अपन
भिगो देते हैं और उसका जो एक्सट्रैक्ट बनता है उसको अपन लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं। पेपर जो होता है लिटमस पेपर वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रेड कलर का और दूसरा होता है ब्लू कलर का। इट मीन्स लिटमस जो सॉल्यूशन होता है वो भी दो कलर का होगा, एक तो रेड कलर का होगा और दूसरा ब्लू कलर का होगा। और जो आपकी पेपर स्ट्रिप है वो भी दो कलर की होगी, रेड कलर की और ब्लू कलर की। अब ये आपको ये कैसे बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक और बेस है? तो जो ब्लू लिटमस है, अगर इसके अंदर एसिड के अंदर अगर आप ब्लू लिटमस को डालेंगे तो ब्लू लिटमस कौन सा कलर का हो जाएगा? रेड कलर का। इट मीन्स आपको एसिड को अगर टेस्ट करना है तो ब्लू लिटमस लेना पड़ेगा, और एसिड के अंदर अगर आप ब्लू लिटमस डालते हैं तो वो कलर कौन सा हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। और अगर आप बेस के अंदर रेड लिटमस डालते हैं तो वो कौन सा कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का। तो ये कलर चेंज के द्वारा आपको ये बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। किसके द्वारा बताते हैं? कलर चेंज के द्वारा। तो कलर चेंज के द्वारा आप इजी वे में ये बता सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर सब्सटेंस एसिडिक है तो वो ब्लू लिटमस को कौन सा कर देगा? रेड कलर का कर देगा। और अगर सब्सटेंस बेसिक है तो वो रेड कलर के उस लिटमस को कौन सा कलर कर देगा? ब्लू कलर का कर देगा। तो पेपर को भी करेगा और सॉल्यूशन को भी करेगा। तो टेस्ट दोनों का सेम है, पर ये लिटमस पाया दोनों में जाता है, पेपर में भी और सॉल्यूशन में भी पाया जाता है। नेक्स्ट जो अगला आपका नेचुरल इंडिकेटर है वो है आपका टर्मरिक। नेक्स्ट इंडिकेटर कौन सा है? टर्मरिक। टर्मरिक तुम सब जानते हो, टर्मरिक क्या होती है? हल्दी जो अपन घर पे यूज करते हैं। तो इसका जनरल कलर जो होता है वो कौन सा कलर होता है? येलो कलर की होती है। टर्मरिक कौन सा कलर की होती है? येलो कलर की होती है। तो टर्मरिक को भी आप नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं। और टर्मरिक जो होती है वो भी कलर चेंज के द्वारा अपने को ये बताती है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब वो कैसे? अगर उसका कलर येलो का येलो ही, मतलब एसिड के अंदर तो टर्मरिक का कलर येलो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो येलो है तो येलो ही रहेगा। पर अगर बेस अगर अपन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो बेस के अंदर ये रेड कलर का, रेडिश कलर की हो जाएगी, है ना। तो बेसिक सब्सटेंस को आप इजी वे से टर्मरिक के द्वारा पहचान सकते हैं कि टर्मरिक उस येलो कलर से कौन से कलर में चेंज हो जाएगी? रेड कलर में चेंज हो जाएगी। किसमें? बेस में। इसका रीजन यही है, जैसे अपन शर्ट है, कोई व्हाइट शर्ट है और व्हाइट शर्ट के ऊपर अगर आपके टर्मरिक का येलो टर्मरिक लग गई और इसको अगर आप सोप से धो देते हैं तो आपका कलर उस व्हाइट कलर की जगह कौन सा कलर आ जाएगा? रेड कलर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये बेस है। सोप क्या होता है? बेस होता है। और बेस के साथ आपने टर्मरिक को यूज कर दिया तो उस साबुन से धोने के कारण जो व्हाइट शर्ट है वहां पे रेडिश कलर आ जाएगा, है ना। तो रेड रेड कलर का वो हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, टर्मरिक को पहले धो दें। अगर आप उसको सोप से धोएंगे तो वो रेड कलर की हो जाएगी। तो टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है और उसको भी आप यूज कर सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर वो है आपका चाइना रोज। नेक्स्ट है तो चाइना रोज। फर्स्ट हो गया आपका लिटमस, सेकंड हो गया टर्मरिक और थर्ड नेचुरल इंडिकेटर जो है वो है आपका चाइना रोज। चाइना रोज एक प्लांट है और प्लांट के अंदर लीव्स होती है और उस लीव्स से अपन नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? चाइना रोज। ये थर्ड नेचुरल इंडिकेटर है। इसका फिगर आपको दे रखा है बुक में। देखो चाइना रोज वाला जो फिगर है वो आपको दे रखा है यहाँ पे पेज नंबर 52 पे। चाइना रोज जो होता है वो कौन से कलर का होता है? रेड कलर, ये पिंक कलर के जो फ्लावर होते हैं उसके पिंक कलर फ्लावर्स होते हैं। और इस फ्लावर का एस्पेक्ट जो होता है वो कौन से कलर का होता है? पिंक कलर का होता है और वो चाइना रोज का इंडिकेटर है। और चाइना रोज के इंडिकेटर पिंक कलर के ये एसिड जो होगा, अगर चाइना रोज इंडिकेटर को आप यूज करते हो तो एसिड के अंदर डार्क पिंक कलर देगा।
ठीक है, एसिड के अंदर कौन सा कलर देगा? डार्क पिंक कलर देगा। और अगर बेस है तो बेस के अंदर साइनारोड कौन सा कलर देगा? ग्रीन कलर देगा। तो इसके आधार पे अपन ये बता सकते हैं, यहाँ पे भी कलर चेंज के द्वारा आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो एसिड है या बेस है। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं ठीक है। नेक्स्ट जो है नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना बेसिक होते हैं, और उनको कहते हैं अपन न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं? देट आर जो ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है। द सॉल्यूशन विच आर nor acidic nor which are neither acidic nor basic। ना तो वो एसिडिक होते हैं और ना बेसिक होते हैं, कोई से ही नहीं होते हैं। मतलब ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशंस है। तो इनको अपन न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो जो साल्ट वाला है, जैसे साल्ट का सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, तो इसके अंदर कलर चेंज नहीं होगा। ना तो एसिड वाला जो ब्लू कलर रेड कलर वाला लिटमस है वो कलर चेंज करेगा, ना आपका ब्लू कलर वाला कलर चेंज करेगा, है ना। तो इसके अंदर कलर चेंज होगा ही नहीं। तो अगर आप रेड लिटमस लेंगे तब भी इसके अंदर कलर चेंज, नो कलर चेंज आएगा, कलर चेंज बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये रेड वाला ब्लू में चेंज नहीं होगा। और अगर आप ब्लू लिटमस यूज करते हैं तब भी यहाँ पे नो कलर चेंज आएगा। इट मीन्स ये न तो एसिड के साथ, न तो रेड लिटमस के साथ और न ब्लू लिटमस के साथ कोई कलर चेंज करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर न तो रेड लिटमस कलर चेंज करता है न ब्लू लिटमस कलर चेंज करता है, उनको अपन न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। और न तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं और न बेसिक नेचर के होते हैं, और उनका नेचर कौन सा होता है? न्यूट्रल नेचर का। तो एसिडिक सॉल्यूशन भी होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन भी होते हैं और न्यूट्रल सॉल्यूशन भी होते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन वो है जिसका नेचर एसिडिक है, बेसिक सॉल्यूशन वो है जिसका नेचर बेसिक है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन वो है जिसका नेचर न तो एसिडिक है और न बेसिक है, और वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। और उसके अंदर न तो रेड लिटमस कलर चेंज करेगा न ब्लू लिटमस कोई कलर चेंज करेगा। ये आपके न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाते हैं। एक टेबल जो आपको दे रखी है उसको भी आपको याद करना है कि उसके अंदर कलर जो कितने कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है और किस किस के अंदर कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो पूरी टेबल है, और वो टेबल आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। वो पेज नंबर 50 जो आपका बुक है, बुक के पेज नंबर 50 पर जो टेबल दे रखी है, उसके अंदर आपको ये बता रखा है कि किस सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, और वो बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा। के अंदर दे रखा है नेम ऑफ एसिड, कौन कौन से एसिड होते हैं और कौन किसके अंदर फाउंड होता है। नेम ऑफ एसिड और किसके अंदर वो मिलते हैं, है ना। इसके अलावा नेम ऑफ बेस, और वो भी आपको किसके अंदर मिलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कुछ दूसरे बेस भी होते हैं, उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आपका दे रखा है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगार में। ठीक है, विनेगार के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में होता है? अनफिक्सिंग। तो ये फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? अनफिक्सिंग में। इसीलिए
जब आंट अपने को काट लेती है, यहाँ आंट का मतलब होता है चींटी, चींटी जब अपने को काटती है तो अपने को बहुत तेज जलन होती है, और वो जलन किसकी वजह से है? इस फॉर्मिक एसिड की वजह से। सिट्रिक एसिड जो होता है, तो सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिट्रिक एसिड सभी सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट है, जैसे लेमन है, आंवला है ना, ऑरेंज है, ये सभी सिट्रस फ्रूट है, और इनके अंदर सभी के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कर्ड के अंदर पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? लैक्टिक एसिड होता है दही के अंदर या कर्ड के अंदर, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड होता है स्पाइनेज के अंदर, टोमेटो और स्पाइनेज जो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो भी सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, उन सिट्रस फ्रूट के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है वो किसमें होता है? टेमेरिन। टार्ट्रिक एसिड टेमेरिन जो होती है उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ एसिड और होते हैं जिसको भी आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूले समेत। HCl होता है जिसको अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। H2SO4 होता है जिसको अपन सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। HNO3 होता है जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, और CH3COOH होता है जिसको अपन एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये कुछ एसिड है, उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूले समेत। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, CH3COOH। ये सभी एसिड है और इनको आपको नाम समेत याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एसिड किसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेस है, तो बेस भी आपको याद रखने पड़ेंगे। टेबल आपकी जो किताब में है वो भी दे रखी है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेम ऑफ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस। यह फर्स्ट बेस है और ये किसमें पाया जाता है? लाइम वाटर में। किसमें पाया जाता है? लाइम वाटर। सेकंड जो है वो है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? विंडो क्लीनर में। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है? ये विंडो क्लीनर जो होता है, जहाँ पे अपन विंडो क्लीन करते हैं, उसके अंदर जो सॉल्यूशन आता है उसके अंदर जो बेस होगा वो कौन सा होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा NH4OH। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। या पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटासियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? KOH। और ये जनरली किसमें पाया जाता है? सोप जो बनती है अपने घर पे, साबुन, उसके अंदर जो बेस पाया जाता है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस, और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो एक चीज आपको और पता चली हो, तो फॉर्मूले में बेस जितने भी होते हैं, बेस के अंदर क्या आता है? OH आयन आता है, और एसिड जो होते हैं उसके अंदर कौन सा आयन आता है? H आयन आता है, H+ आयन जो है। इनके अंदर आप फॉर्मूले में देखोगे तो सब जगह क्या मिलेगा आपको? H मिलेगा, और जहाँ पे H होता है वो सभी क्या है? आपके एसिड है। और जहाँ पे भी आपको OH मिलेगा, OH- आयन होता है, ये आपका OH है, ये आपका OH है, ये OH है, ये OH है,
और ये OH है। तो जहाँ जहाँ आपको OH मिलेगा वो सभी बेस है, और जहाँ जहाँ आपको H मिलेगा सिंगल तो वो सभी एसिड रहते हैं। एसिड के अंदर H+ आयन होता है और बेस के अंदर OH- आयन होता है। नीचे उस टेबल के नीचे देखो, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट, तो ये गलत है। आप सभी को टेस्ट आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ सब्सटेंस आपको हार्म कर सकते हैं, जला सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको सभी सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना है। आपको एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए किसका काम लेना चाहिए? इंडिकेटर्स का काम लेना चाहिए। या ऐसा नहीं कि आप केवल चख लें कि खट्टा है या तो एसिड है, ना अगर कड़वा है तो वो बेस है। तो आपको हर सब्सटेंस को चखना नहीं चाहिए, हर सब्सटेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इंडिकेटर के द्वारा अपन यूज करते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, ये कुड हार्म अस, और इसीलिए उसने दे रखा है कि वो अपने को क्या कर सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए अपने को सभी सब्सटेंस को चख कर ये डिटेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा। अगर आप इस बेकिंग सोडा को जो अगर आप सॉलिड यूज करेंगे, बेकिंग सोडा है और बेकिंग सोडा को अगर आप सॉलिड यूज करेंगे तो लिटमस टेस्ट नहीं आएगा। पर अगर इसका सॉल्यूशन अगर आप यूज करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, तो आपका जो बेस का टेस्ट है लिटमस का वो आएगा। मतलब रेड लिटमस इसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा। पर अगर आप सॉलिड बेकिंग सोडा के अंदर रेड लिटमस डालते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि तो जो आपका बेकिंग सोडा है तो कलर चेंज केवल सॉल्यूशन करते हैं। तो एसिड और बेस बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन जो है उसके अंदर आयंस बनेंगे और OH- आयन बनेंगे, और इसीलिए वो बेस है। अगर आप सॉलिड लेंगे तो उसके अंदर OH- आयन नहीं होंगे। इस सॉलिड के अंदर OH- आयन नहीं होते हैं, तो ये बेस का काम भी नहीं करेगा और सॉल्यूशन बेकिंग सोडा का बनाओगे तो यहाँ पे OH- आयन बनते हैं, और इसीलिए बेस का तरह रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन। लेसन 5 नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एसिड रेन। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड रेन? एसिड रेन किसको कहते हैं? देखो, रेन अपन जानते हैं क्या कहते हैं, बरसात को रेन कहते हैं। और एसिड मीन्स वो भी अपन जानते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और कोरोजिव नेचर के जो होते हैं वो एसिड होते हैं। तो ऐसी रेन जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट हो उसको अपन एसिड रेन कहते हैं। मतलब अगर बरसात हो, पर बरसात किसकी हो? बरसात के पानी के साथ एसिड भी आए तो उसको एसिड रेन अपन कहते हैं, है ना। तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि एसिड कोरोजिव नेचर का होता है और अपने को हार्म कर सकता है। प्लांट्स और एनिमल्स को भी वो क्या कर सकता है? हार्म कर सकता है। तो कभी कभी अपने इंडिया में तो जनरली एसिड रेन नहीं होती है, बहुत कम स्टेट में होती है। पर जो डेवलप कंट्रीज है, जहाँ पे जैसे यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, वहाँ पे फ्रिक्वेंटली एसिड रेन होती है, और रेन के साथ एसिड भी आता है। तो एसिड रेन क्या हो गई? ऐसी रेन जिसके अंदर एसिड भी प्रेजेंट हो, जो एसिड भी उसके साथ आए उसको एसिड रेन कहते हैं। देखो, एसिड रेन जनरली दो गैसेस के द्वारा होता है, या तो NO2 के द्वारा या SO2। अगर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है और वो इंडस्ट्रीज इन दो गैसेस का इवोल्यूशन ज़्यादा करती है तो उसकी वजह से एसिड रेन हो सकती है। इसको अपन कहते हैं, कौन सी गैस है ये? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और SO2, ये दो गैसेस है। तो NO2 अगर पानी के साथ मिलेगी, NO2 और H2O कंबाइन होगी तो ये क्या बनाएगी? HNO3, नाइट्रिक एसिड जो है उसको प्रिपेयर करती है। तो क्या बनेगा आपका? HNO3 बन जाएगा। किससे? NO2 से। SO2 अगर
H2O के साथ मिलती है जो पानी होता है रेन का, तो ये क्या बनाती है, H2SO4 बनाती है। इस HNO3 को कहते हैं आप नाइट्रिक एसिड, और H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों है, HNO3 प्लस H2SO4 दोनों रेन के अंदर प्रेजेंट है, और पानी वाटर, ये अगर रेन के अंदर आता है तो ऐसी रेन को अपन एसिड रेन कहते हैं। मतलब ये दोनों एसिड उस पानी के साथ प्रेजेंट होंगे, है ना, HNO3 भी होगा और H2SO4 भी होगा, और दोनों एसिड बहुत कोरोसिव नेचर के होते हैं और हार्मफुल होते हैं, तो प्लांट्स और एनिमल दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा ये नॉन लिविंग मटेरियल जो है उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं, एक्वेटिक लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, है ना, जो अपने हाउस है, जो पत्थर है, स्टोन्स है, उनको तोड़ सकते हैं, है ना, कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो एसिड रेन अपने लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो ये प्लांट एक्वेटिक लाइफ जो होती है उस एक्वेटिक लाइफ को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो एक्वेटिक लाइफ को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन प्लांट्स और एनिमल्स को भी ये क्या कर सकती है, हार्म पहुंचा सकती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स को भी इस रेन से बचना पड़ेगा, इन दोनों को भी वो हार्म करती है। जो सोइल है उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी को भी प्रभावित करती है, सोइल की बहुत ज्यादा एसिडिक बना देगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के एसिड रेन में आपको ये पता होना चाहिए कि HNO3 और H2SO4 दोनों अगर वाटर के साथ आते हैं तो एसिड रेन को अपन एसिड रेन कहते हैं। और HNO3 किस गैस के द्वारा बनेगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा बनेगा, और H2SO4 जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो SO2 गैस के द्वारा बनेगा जो सल्फर डाइऑक्साइड कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन नेक्स्ट आपका पेज नंबर है 54 बुक का। नेक्स्ट रिएक्शन जो है या नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइज करना। देखो अपन जानते हैं एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, और बेस अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, अगर आप एसिड लेते हैं कोई सा भी और उसके अंदर अगर आप बेस को मिला देते हैं तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और ये क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर बनाएंगे। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है एसिड अगर ज्यादा है तो बेस उसको डाउन कर सकता है, और बेस अगर ज्यादा है तो उसको एसिड कम कर सकता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, और उसी को अपन न्यूट्रलाइज कहते हैं। इसका मतलब अगर एसिड और बेस की अगर रिएक्शन होती है और साल्ट और वाटर बनता है तो इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डेफिनेशन देख लो, द केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो कोई सा भी एसिड ले सकते हैं और कोई सा भी बेस ले सकते हैं, और अगर आप एसिड और बेस को एक दूसरे से रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट और वाटर बनेगा, और इस केमिकल इक्वेशन को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन आपको पेज नंबर 55 पे दे रखी है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट एंड वाटर आर प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस, और इस साल्ट और वाटर के साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट भी बनती है। इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इज इवॉल्व्ड। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। और तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अपन एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर बनता है, साल्ट और वाटर के साथ हीट भी बनती है। इट मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देना चाहते हैं तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। एसिड में जैसे आप HCl ले लेते हैं, HCl है,
बेस के अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को ले लो, तो HCl और NaOH अगर आप इनको रिएक्ट करवाएंगे तो पहला बनेगा NaCl और सेकंड बनेगा H2O और फिर तीसरी चीज बनेगी हीट, है ना। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें आपने इस एसिड को रिएक्ट किया। इस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस बेस का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। साल्ट का क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। इसका वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। यहाँ पे आप कोई सा भी एसिड चेंज भी कर सकते हैं, बेस को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर बुक में आपको यही एग्जांपल दे रखा है, और अगर आप दूसरा एग्जांपल चाहते हैं तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिख लो, ठीक है ना। तो अगर आप इसके साथ KOH का रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो KOH की हो जाएगी, फिर क्या बनेगा? JOH और ये H निकल जाएंगे और बाकी का बचेगा आपका KSO4। तो K2SO4 बनेगा और H2O बनेगा। ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। यह है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम सल्फेट और H2O। ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो एग्जाम्पल में आपको एक एसिड लेना है, एक बेस लेना है, और जो आपका प्रोडक्ट होगा वो साल्ट और वाटर होगा, तो वो आपका न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे जो इंडिकेटर आप यूज करते हैं वो है फिनोल्फेथलीन, फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन है जो इंडिकेटर है जो यहाँ पर यूज होता है। इस इंडिकेटर का फिनोप्थलीन जो होता है वो एसिड के अंदर और बेस के अंदर अलग अलग कलर देता है। फिनोप्थलीन एसिड के अंदर कलरलेस रहता है, तो ना स्लाइट ऑरेंज कलर आता है ना। कौन सा होता है एसिड के अंदर? कलरलेस। और बेस के अंदर पिंक कलर का होता है। बेस के अंदर इसका कलर कौन सा होता है? पिंक। तो आप एसिड और बेस को अगर आप जब रिएक्ट करवाते हैं, जैसे अगर आप इसको रिएक्शन प्रैक्टिकली करवाना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली क्या होगा? आप ये बीकर लेंगे, इस बीकर के अंदर क्या ले लिया आपने? HCl लिया। कितना? 5 ml प्लस 1 और 2 ड्रॉप फिनोप्थलीन की इंडिकेटर की आप डाल दें इसके अंदर। तो आप बीकर लेंगे, बीकर के अंदर 5 ml HCl ले लें, उसके अंदर 1-2 ड्रॉप फिनोप्थलीन की डाल दें, तो कलर तो नहीं आएगा क्योंकि फिनोप्थलीन एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है, तो कोई कलर यूज नहीं होगा। फिर यहाँ से आपको ऊपर से क्या डालना है? NaOH को डालना है। पहले आप 1 ml डालें, बोल दें। जब आप NaOH डालेंगे तो हल्का सा पिंक कलर अपीयर होगा, पर जब आप उसको स्टीर करेंगे, हिलाएंगे, तो वापस पिंक कलर पूरा गायब हो जाएगा। फिर 1 ml और डालें, फिर 1 ml डालें। तो जब 5 ml डाल देंगे आप, तो 5 ml HCl और प्लस 5 ml NaOH अगर आप डालते हैं, तब तो यहाँ पर केवल NaCl और वाटर रहेगा और इस फिनोप्थलीन का कोई कलर नहीं होगा। पर अगर आप इससे आगे एक भी यहाँ पे अगर आपने 5.2 ml NaOH को डाला है तो कलर कौन सा आ जाएगा? पिंक, क्योंकि डोमिनेंट क्या हो जाएगा? बेस। न्यूट्रलाइजेशन का अर्थ ही यही होता है। एसिड और बेस अगर बराबर बराबर मात्रा में है तो वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। इट मीन 5 ml HCl है और 5 ml NaOH लोगे तो ये दोनों बराबर है, आपस में दोनों बराबर है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फिनोप्थलीन अपना कोई कलर इंडिकेट नहीं देगा। पर जैसे अगर आप 5.2 ml NaOH डालते हैं तो 0.2 ml NaOH जैसे आप एक्स्ट्रा डालते हैं तो ज्यादा कौन हो जाता है? बेस। और अगर ज्यादा बेस हो जाता है तो उसकी वजह से वो कलर कौन सा आ जाएगा? पिंक कलर अपीयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिनोप्थलीन बेस के साथ कौन सा कलर देता है? पिंक कलर देता है। तो वो ये इंडिकेट करता है कि HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है और बेस डोमिनेंट पोजीशन में आ गया है, बेस ज्यादा है अब, है ना। क्योंकि 5 ml से 5 ml क्रॉस हो जाएगा,
तो 5 ml को 5 ml न्यूट्रलाइज कर देगा, पर जो एक्स्ट्रा 0.2 ml है वो NaOH ही है, और इसीलिए यहाँ पे कलर कौन सा आएगा, पिंक। इस रिएक्शन को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे आपका साल्ट बनता है जिसको अपन खाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। पर सोडियम क्लोराइड को इस मेथड से बनाते नहीं है क्योंकि ये मेथड बहुत स्लो है ना। तो इस मेथड से प्रिपरेशन जरूर नहीं करते हैं, पर ये न्यूट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, न्यूट्रलाइजेशन का उपयोग क्या है, कहाँ ये रिएक्शन आपको उपयोग में आती है। व्हाट इज द यूज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अपन उपयोग करते हैं, करते तो है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन का एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो आप डेली ये आपकी जीवन है या जो डेली का जीवन है उसके अंदर आपका न्यूट्रलाइजेशन का क्या एप्लीकेशन है, उसमें फर्स्ट है आपका इनडाइजेशन। देखो अपन ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा और उसमें अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स का भी अध्ययन किया है। और अपन ये जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ह्यूमन बींग्स जब खाने को खाते हैं तो स्टोमक में क्या प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है, एसिड प्रोड्यूस करता है। स्टमक ह्यूमन बींग्स के अंदर स्टमक जो होता है वो HCl का सिक्रेशन करता है। इसको आप पढ़ चुके हैं तो इसको अपन डिटेल में यहाँ पे नहीं बताएंगे। स्टमक किसको सिक्रेट करता है, HCl, और ये डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन। तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। पर अगर HCl की मात्रा कम हो जाए, लेस अमाउंट में HCl अगर सिक्रेट होता है तो आपकी बॉडी का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। HCl जितना चाहिए आपकी बॉडी को डाइजेशन करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में, उतना HCl अगर आपकी बॉडी नहीं बनाती है तो आपके अगर सिक्रेशन HCl का कम हो जाएगा तो आप इनडाइजेशन है ना। तो आपका बहुत ज्यादा हो जाए HCl है ना, तो इसके अंदर अपन यहाँ पे एसिड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आपका सिक्रेट होने लग जाएगा HCl जितना होना चाहिए उससे, तो फिर आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी इनडाइजेशन की। तो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में कौन है, एसिड, कौन से अमाउंट में है, मोर अमाउंट में, और इसकी वजह से आपका इनडाइजेशन हो रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस एक्स्ट्रा न्यूट्रलाइजेशन क्या कहता है कि एसिड को आप किससे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बेस से। अगर आपके एसिड ज्यादा है तो बेस दे दो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर आपके बेस ज्यादा है तो उसको एसिड से ट्रीट कर दो, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा HCl बनने लग जाता है तो एसिड की जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको आप किसी बेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और इस इनडाइजेशन का क्यूर किया जा सकता है। पर यह बेस ऐसा होना चाहिए जो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है ना, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप NaOH पी जाओ क्योंकि NaOH आपको नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो बेस होते हैं वो माइल्ड अल्कलीज कहलाते हैं और आपको ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और इनको अपन एंटा एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन बेस को आप यूज करेंगे इस एसिडिटी को क्यूर करने के लिए उनको कहते हैं एंटा एसिड। और इसका सिंपल एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, MgOH, जिसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसके द्वारा अपन इस एक्सेस एसिड को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इस प्रकार से आपके इनडाइजेशन की प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इनडाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि एसिड ज्यादा सिक्रेट हुआ। और एसिड ज्यादा सिक्रेट होता है क्या कर सकते हैं अपन, ऐसा बेस पी सकते हैं जो ज्यादा आपको फार्म नहीं करे और उस बेस को अपन एंटा एसिड कहते हैं।
जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और आपकी बॉडी के इंडाइजेशन को क्यूर कर देता है। तो यहाँ पे आपने किस कॉन्सेप्ट का उपयोग किया? न्यूट्रलाइजेशन का, क्योंकि आपकी बॉडी में एक्सेस एसिड था और उसको आप न्यूट्रलाइज करना चाहते थे। तो आपको पता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? बेस। और आप इसके क्यूर करने के लिए किसी बेस का उपयोग कर सकते हैं। तो वहां पे आपने जिस कॉन्सेप्ट का उपयोग किया वो न्यूट्रलाइजेशन ही है। नेक्स्ट जो है जहाँ पे आप जनरली इसका यूज करते हैं वो है आंट बाइट। देखो चींटी जो होती है वो जब काटती है तो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है और इस फॉर्मिक एसिड की वजह से आपको पेन होती है, जलन होती है, वहां पे सूजन आ जाती है ना। तो आंट ने जब आपको काटा तो उसकी बॉडी से वो फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है और उसकी वजह से आपको पेन होती है। तो अगर आप इस पेन से रिलीफ चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे भी कोई बेस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बेस। और जो बेस यहाँ पे अपन यूज करते हैं वो कौन हो सकता है? आपका बेकिंग सोडा या कैलेमाइन सॉल्यूशन जो जिंक कार्बोनेट का होता है। तो यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन यूज करते हैं अपन। कैलेमाइन सॉल्यूशन, कैलेमाइन सॉल्यूशन क्या होता है? जिंक कार्बोनेट ZnCO3 का सॉल्यूशन होता है। या आप बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, या इसका एक और नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये बेस है और ये एसिड को क्या कर लेते हैं? न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो वी गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। और इसीलिए आप पेन से क्या पा सकते हैं? रिलीफ पा सकते हैं। आपको जल्दी ही उस पेन से रिलीफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आंट बाइट ने फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट किया, एसिड आपकी बॉडी में गया और अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है तो इन दोनों बेस का अपन उपयोग कर सकते हैं। जैसे NaCO3 है जिसको बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कहते हैं, इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। या कैलेमाइन सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं जिसका केमिकल फॉर्मूला ZnCO3 है। नाम जो है इसका जिंक कार्बोनेट है। और इन दोनों के द्वारा आप उस फॉर्मिक एसिड को क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और आंट बाइट से आपको रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या है? सॉइल ट्रीटमेंट। देखो जो सॉइल है उसका पीएच लगभग 7.2 या स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए। अच्छी सॉइल वो मानी जाती है जिसकी पीएच स्लाइटली अल्कलाइन हो, है ना। तो ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। तो अगर आपकी सॉइल की पीएच 7.8 पर या 7.2 के आसपास नहीं है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो सकती है, बहुत ज्यादा बेसिक हो सकती है। और दोनों ही कंडीशन में आपका सॉइल से जो प्रोडक्शन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा या अच्छा नहीं होगा। तो आप इसको बढ़ाना चाहते हैं सॉइल के या इस सॉइल से प्रोडक्शन को। तो अगर आपकी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर आप क्या मिला दें? बेस मिला दें, है ना। तो सॉइल का पीएच क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगी और ये पीएच नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर आपकी एसिडिक सॉइल है तो जो बेस आप मिला सकते हैं वो है ये वो क्विक लाइम, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, एक बेस मिला सकते हैं। दूसरा आप फ्लेक्ड लाइम मिला सकते हैं। फ्लेक्ड लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH ट्वाइस और इसका केमिकल नाम जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आप मिला सकते हैं। और एसिडिक पीएच वाली जो सॉइल है उसका पीएच आप नॉर्मल बेस पर स्लाइटली अल्कलाइन पर ला सकते हैं। तो जो बेस आप सॉइल में मिला सकते हैं वो है CaO जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं और इसका नाम
केमिकल जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। सिलेक्ट लाइम जो कॉमन नेम है उसका फॉर्मूला है CaO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। तो इनको आप मिला सकते हैं और इससे आप एसिडिक pH वाली सॉइल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब पर अगर आपकी pH सॉइल की बहुत ज़्यादा बेसिक है तो आपको क्या मिलाना पड़ेगा, एसिड। और एसिड जो आप मिला सकते हैं वो है आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक मैन्यूर। जो ऑर्गेनिक मैन्यूर अपन सड़े गले पदार्थों से बनाते हैं वो एसिडिक होता है और उसकी वजह से सोइल का pH नॉर्मल आप ला सकते हैं। तो एसिडिक है तो ये मिलाएंगे, और अगर आपकी सोइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसके अंदर आप खाद जो खेतों में बनाया जाता है, जो गाय भैंस या घर के जो कूड़ा करकट निकलता है उसको सड़ने से जो बनता है उसको ऑर्गेनिक मैन्यूर कहते हैं, है ना। उस ऑर्गेनिक मैन्यूर को नेचर एसिडिक होता है और उस ऑर्गेनिक मैन्यूर को आप उस बेसिक सॉइल में डाल के उसका pH थोड़ा सा कम कर सकते हैं और उसको बेटर प्रोडक्शन के लिए बना सकते हैं। लास्ट जो है जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन को अपन यूज करते हैं वो है आपका फैक्ट्री वेस्ट। देखो अपन जानते हैं कि अपने आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है और फैक्ट्रीज जो वेस्ट निकालती है उस वेस्ट का नेचर जनरली क्या होता है, एसिडिक होता है। और ये सारी एक्वेटिक लाइफ को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, या जो प्लांट्स और एनिमल आसपास है उनको हार्म कर सकता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए अपन यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इसको बेहद से ट्रीट कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहे, और उस फैक्ट्री वेस्ट को अपन हार्मलेस बनाकर इन्वायरमेंट में रिलीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसको भी एनवायरमेंट को हार्म करने से बचा सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर कुछ बेस मिला दे ताकि जब वो एनवायरमेंट में जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस या नुकसान नहीं करे, है ना। तो इस प्रकार अपन डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का बहुत जगह उपयोग करते हैं। लेसन इज नाउ कंप्लीटेड। ठीक है, लेसन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन आंसर जो है इस लेसन के, हाँ हेलो, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेक डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो आपको डिफरेंस बताने हैं एसिड और बेस में। तो एक साइड में आप एसिड लिखेंगे और दूसरी साइड में बेस लिखेंगे। जैसे एसिड क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर क्लोरीन टेस्ट। बेस क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर विक्टोरियन टेस्ट। एसिड क्या करता है, गिव्स कन्वर्ट द ब्लू लिटमस टू रेड, एंड बेस क्या होता है, इट कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। फिर इनके एग्जाम्पल लिख सकते हो आप एसिड और बेस का। और भी कोई देना चाहे तो और भी आप दे सकते हैं। ये आपको लिखने हैं पर पॉइंट वाइज लिखना है दोनों तरफ। सर आप इसकी वीडियो सेंड करोगे टीच मीट पे? हाँ बिल्कुल। ओके ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर।
इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया जो होता है जिसका आप क्लीनर के रूप में उपयोग करते हैं वो रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू। कौन से लिटमस को करता है, रेड लिटमस को ब्लू। और रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है, बेस, इसलिए अमोनिया क्या होगा, बेस। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, द अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। कौन सा नेचर होगा उसका, बेसिक। क्यों, क्योंकि वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो आपको क्लास में भी बताया मैंने, लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेंस, लीव्स ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस एक पौधा है जिसकी लीव्स के एक्सट्रैक्ट से लिटमस सॉल्यूशन अपन बनाते हैं, तो इसका आंसर है लाइकेंस। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस लिटमस सॉल्यूशन का क्या यूज है। तो लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। जो सब्सटेंस आपको दे रखा है वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन लिटमस सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो डिस्टिल वाटर जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है और न्यूट्रल होता है, ठीक है। हाउ वुड यू वेरीफाई इट, तो आप इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, तो इसका कैसे लिख सकते हैं आप आंसर। डिस्टिल वाटर के अंदर देखो एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को रेड करता है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या करता है, न तो एसिडिक न तो रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट डालता है ना ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट डालता है। तो आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डिस्टिल वाटर ले ले, इसके अंदर रेड लिटमस डाल दे, कोई कलर चेंज नहीं होगा। ब्लू लिटमस डाल दे तब भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब न तो वो एसिड है ना बेस है, और कौन सा है, न्यूट्रल। तो वी कैन वेरीफाई इट बाय द हेल्प ऑफ द लिटमस पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो अभी तुमको पूरा बताया न्यूट्रलाइजेशन क्या है, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहता है। और एग्जांपल अपन ने दिया था HCl प्लस NaOH, वो देता है NaCl प्लस H2O, उसी को आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, क्या है, सही है या गलत है। तो देखो नाइट्रिक एसिड है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है न कि रेड को ब्लू, इसलिए फर्स्ट फॉल्स है। सेकंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है और बेसिक नेचर वाले रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, ब्लू को रेड नहीं, इसीलिए ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, ये भी ट्रू है। इंडिकेटर वही सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देते हैं। ट्रूथ डिके इज काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, ये रॉन्ग है। ट्रूथ डिके जनरली एसिड की वजह से होता है, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, Dorji has a few bottles of soft drinks in his restaurant, but unfortunately these are not labeled, पर वो labeled नहीं है। He has to serve the drinks on the demand of customer. One customer wants acidic drink, एक कस्टमर को क्या चाहिए, एसिडिक, दूसरे को क्या चाहिए, बेसिक, और थर्ड वन को क्या चाहिए, न्यूट्रल। How will Dorji decide which drink is to be served to whom? तो वो यहाँ पे लिटमस पेपर का उपयोग कर सकता है, तीनों ड्रिंक के अंदर वो ब्लू लिटमस डाल दे, अगर ब्लू लिटमस जहाँ पे रेड कलर का हो जाए वो उसको मार्क कर दे एसिडिक, और फिर रेड लिटमस यूज करेंगे तो जहाँ पे रेड लिटमस ब्लू हो जाए उसको मार्क कर दे बेसिक, और जो तीसरी बचेगी वो क्या होगी, न्यूट्रल सॉफ्ट ड्रिंक होगी, और वो उनको सर्व कर सकता है। एक्सप्लेन व्हाई एन एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। तो एसिडिटी कब होती है, जब एसिड ज्यादा हो। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या खाते हैं अपन, बेस, और उन्हीं को अपन एंटासिड कहते हैं। यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा, द एंटासिड इज बेसिक इन नेचर एंड इट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन आवर बॉडी विच कॉज एसिडिटी। तो एसिडिटी जिसकी वजह से होती है, एक्सेस एसिड की वजह से, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन बेस का उपयोग करते हैं, और उन्हीं को एंटासिड कहते हैं। कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन आंट बाइट्स। तो देखो आंट आपकी बॉडी में, ये भी अभी बताया था, आंट आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करती है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन कैलेमाइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, क्योंकि कैलेमाइन सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होता है, और इस प्रकार का फॉर्मिक एसिड जो है
वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको रिलीफ मिल जाएगी। फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडी। तो अपन ने अभी पढ़ा फैक्ट्री वेस्ट एसिडिक नेचर का होता है और वो एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसीलिए फैक्ट्री वेस्ट को अपन पहले बेस से ट्रीट कर देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और एक्वेटिक लाइफ को कोई हार्म नहीं करे। नेक्स्ट है, 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is sugar solution. How will you identify them? You have only टर्मरिक इंडिकेटर। तो आपका टर्मरिक इंडिकेटर जो है, देखो टर्मरिक इंडिकेटर को अगर आप केवल यूज करेंगे तो टर्मरिक एसिड के अंदर येलो ही रहता है और बेस के अंदर कौन सा कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो आप पहले टर्मरिक पाउडर के ऊपर पिनो डाल दें, जहाँ पे आपको रेड कलर नजर आ जाए वो बेसिक हो गया, और बाकी जो बचा उसको वापस आप यूज करते हैं उस बेस के ऊपर वापस अगर आप दोनों डालेंगे तो जहाँ पे येलो कलर वापस अपीयर हो जाए वो एसिड हो गया और बाकी का आपका शुगर सोल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप किस सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस डाल दें और वो ब्लू का ब्लू बना रहता है तो इसका जो सॉल्यूशन है उसका नेचर दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है, दोनों हो सकता है। अपन कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो बेसिक ही है या न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है और बेसिक भी होता है, क्योंकि अगर दूसरा अगर आपको लिटमस पेपर दिया होता है तो आप ये कंफर्म कर सकते थे कि वो बेसिक है या न्यूट्रल है। पर इस सिचुएशन में आप केवल ये बता सकते हैं कि जो नेचर है वो या तो बेसिक है या न्यूट्रल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ एसिड एंड बेस सेम कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। क्या सभी एसिड और बेस कलर चेंज करते हैं? तो बिल्कुल कलर चेंज वो करते हैं सभी इंडिकेटर्स का। इफ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विद एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ चेंज विद बेस। ऐसा नहीं है, दोनों के साथ इंडिकेटर कलर चेंज शो करता है। इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद अ बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विद एसिड। ये भी नहीं है ना, ये भी ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। बिल्कुल डी वाली बिल्कुल आपकी सही है। चेंज ऑफ कलर जो है एसिड और बेस का वो डिपेंड करता है किसके आधार पे, इंडिकेटर के आधार पे। आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं उसके आधार पे आपका एसिड और बेस का कलर होगा इंडिकेटर से। तो एसिड और बेस का कलर इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ओनली डी इज राइट। ये क्वेश्चन आंसर हो गए आपके। फिर नेक्स्ट अपन फिजिकल और केमिकल चेंज है वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। फिजिकल और केमिकल चेंज कल हो जाएगा। ओके सर। ओके सर।